नमस्कार अध्येताओं, स्वयं प्रभा चैनल पर आरसी लखनऊ द्वारा संचालित बीपीएससी 134 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दो काउंसलिंग्स पूर्व में हो चुकी हैं। आज यह तीसरी काउंसलिंग में हम खंड 3 के 4 यूनिट के बारे में आज अध्यापन करेंगे। बीपीएससी 134 के खंड 3 के अध्ययन सामग्री शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके कारणों से संबंधित है, जो उसके अध्याय 8 में दिया गया है। अध्येताओं, पूर्व के खंड में हमने शीत युद्ध तक या कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक का एक वैश्विक सफरनामा या अंतरराष्ट्रीय सफरनामा तय किया था। अध्येताओं को यह लगा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दुनिया में एक प्रकार की शांति का वातावरण आया होगा, किंतु विडंबना यही है कि युद्ध अभी भी हमारे बीच से गया नहीं और इस नए प्रकार के युद्ध का जन्म हुआ, जो कि शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990 के मध्य 4 दशकों से अधिक समय तक चला। यह शीत युद्ध दो महाशक्तियों या कहें कि दो गुटों के बीच में था। एक गुट का नेतृत्व तत्कालीन महाशक्ति यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया, तो दूसरी तरफ दूसरे गुट का नेतृत्व दूसरी महाशक्ति यूएसएसआर ने किया। शीत युद्ध को शीत युद्ध क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अवश्य ही एक प्रकार की उत्सुकता अध्येताओं में होगी। अध्येताओं, शीत युद्ध शब्द एक ऐसे युद्ध के बारे में हमें अवगत कराता है जिसमें युद्ध जैसी या पारंपरिक युद्ध जैसी स्थिति नहीं होती। बड़ी मजे की बात है कि शीत युद्ध के 4 दशकों में कभी भी ये दोनों महाशक्तियां आमने सामने युद्ध की स्थिति में नहीं आई, किंतु यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें सदैव युद्ध की स्थिति बनी रहती है। ऐसा तनाव बना रहता है जो कभी भी युद्ध के स्थिति को ला सकता है। अर्थात दुनिया ऐसे बारूद पर बैठी रहती है जिस पर एक चिंगारी उसे युद्ध के भयावह मुंह में ढकेल सकती है। परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर यह दुनिया जो 4 दशकों तक आपस में प्रतिस्पर्धा करती रही है, उसी प्रतिस्पर्धा को शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधारा पूंजीवाद और समाजवाद के रूप में जानी जाती है। अध्येताओं, आपने पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में बखूबी जाना होगा। अर्थात पूंजीवाद और समाजवाद, इन दो राजनीतिक विचारधाराओं ने 4 दशकों तक दुनिया पर अपना प्रभाव डाला। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों के यह दो अलग अलग रूप हैं और अलग अलग व्यापक अभिव्यक्तियां हैं। जहां पूंजीवाद उदार लोकतंत्र और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के लिए वैचारिक आधार प्रदान करता है, वहीं समाजवाद राज्य के स्वामित्व, श्रमिकों के अधिकार और समतावादी व्यवस्था की मांग करता है। पूंजीवाद एवं पूंजीवादी दुनिया का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया और इनके गुट में इनके मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस जैसे उन्नत और विकसित देश शामिल थे।
जबकि दूसरा शिविर या दूसरा गुट समाजवादी राजनैतिक विचारों पर कार्ल मार्क्स से प्रेरणा प्राप्त करके बना। यह समाजवादी राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व किया तत्कालीन सोवियत संघ ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार दुनिया शीत युद्ध के दशक में 4 दशकों तक रही और 2 विचारधाराओं ने शीत युद्ध का नेतृत्व किया। शीत युद्ध प्रत्यक्ष सैनिक युद्ध नहीं, अपितु यह वैचारिक प्रतिबद्धता का युद्ध है, जिसमें कूटनीति, संधिवार्ता, सैन्य तैयारी, छद्म युद्ध, दुष्प्रचार, हथियारों की दौड़ का तनाव सदैव व्याप्त रहता है और युद्ध की आशंका बनी रहती है। अध्येताओं, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यह शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे? शीत युद्ध की उत्पत्ति के संबंध में 2 मुख्य विचार, एक भू राजनैतिक व्याख्या एक विचार के रूप में जानी जा रही है। भू राजनैतिक व्याख्या से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक ऐसी भौगोलिक आधार पर राजनीति से संबंधित व्याख्या है। शक्ति, क्षमता और विस्तारवादी आकांक्षाओं आदि के दृष्टिकोण से शीत युद्ध को भू राजनैतिक व्याख्या समझता, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले दोनों महाशक्तियों द्वारा यूरोप पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा और उनकी शक्ति और क्षमता के आधार पर है। कहने का यह अर्थ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दोनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी शक्ति और क्षमता के आधार पर यूरोप के भौगोलिक क्षेत्र को आपस में विभाजित करना चाहा, तो वहां से शीत युद्ध की उत्पत्ति होती है। जबकि अन्य व्याख्या वैचारिक व्याख्या के रूप में मानी जाती है। वैचारिक व्याख्या के रूप में अभी पूर्व में कहा गया कि शीत युद्ध 2 विरोधी विचारधाराओं पर आधारित रहा। एक तरफ विचार पूंजीवाद का तो दूसरी तरफ समाजवाद, अर्थात यह विचारों का युद्ध था और विचारों के आधार पर दुनिया में अपना प्रभुत्व और अपनी शक्ति स्थापित करने का युद्ध था, जिसका नेतृत्व अमेरिका और रूस द्वारा किया गया। इस वैचारिक व्याख्या में यदि हम और गहनता से जाते हैं तो पाते हैं कि शीत युद्ध की वैचारिक युद्ध के रूप में प्रारंभ 1917 के रूसी बोल्शेविक क्रांति से मानी जाती है। बोल्शेविक क्रांति साम्यवाद विचार से प्रेरित है, जो मार्क्स के विचार पर आधारित है। अध्येताओं, राजनीति में मार्क्स का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है, जिनके विचारों के आधार पर एक राजनैतिक विचारधारा उदारवाद के काउंटर में आई। मार्क्स के विचार पर आधारित यह साम्यवादी विचार से प्रेरित होकर व्लादिमीर इलियच लेनिन ने सन 1917 में रूस के सम्राट जार के विरुद्ध एक श्रमिक या सर्वहारा क्रांति की, और जिसे हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। इस बोल्शेविक क्रांति को यूरोप और पूंजीवादी अमेरिका द्वारा संदेह और शत्रुता से देखा गया। लाजमी है कि पूंजीवादी अमेरिका या यूरोप के देश साम्यवादी या समाजवादी विचारों से कतई मेल नहीं खाते, किंतु इस क्रांति ने उपनिवेशों में एक शक्तिशाली संदेश भेज दिया, और यह संदेश था उपनिवेशों के लिए कि आप वर्षों से, दशकों से, शताब्दियों से जो पूंजीपति
साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था के गुलाम हैं और पराजित हैं। आप भी इन पराजितता से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और शोषित, वंचित, उत्पीड़ित वर्ग को मुक्त कराया जा सकता है। इस वैचारिक व्याख्या के आधार पर हम शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों को खोज सकते हैं। औपनिवेशिक आकाओं के लिए यह खतरा, अर्थात कि साम्यवादी विचार का खतरा अस्वीकार्य था। अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के देशों ने बोल्शेविक क्रांति को स्वतंत्रता के मूल्यों के विरोधी कहा और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरा कहा है। समाजवाद को अधिनायकवाद के रूप में करार दिया। यह वैचारिक शत्रुता 1945 के बाद चर्चिल के फुलटन भाषण में लोहे के पर्दे के आवरण की संज्ञा देने के बाद और तीव्र हुई, और सर्वाधिक तीव्र तब हुई जब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम विस्फोट किया। इस प्रकार साम्यवादी खेमा पूंजीवादी खेमे के विरुद्ध संशय की दृष्टि से और संदेह की दृष्टि से देखने लगा, तो वहीं पूंजीवाद अब साम्यवादी दृष्टिकोण के को अपने शत्रु के रूप में देखने लगा था। अर्थात दोनों वैचारिक महाशक्तियां अब आमने सामने की स्थिति में थी, किंतु इस स्थिति में नहीं थी कि वह एक आमने सामने का अर्थात प्रत्यक्ष युद्ध लड़ सके। यह वैचारिक द्वंद्व शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात तक जारी रहा है और आज भी किसी न किसी रूप में यह द्वंद्व विश्व में प्रचलित है या अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। अध्येताओं, अब हम आते हैं शीत युद्ध के चरण की। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि शीत युद्ध लगभग 4 दशकों तक चला है। इन 4 दशकों के दौरान शीत युद्ध में तमाम उतार चढ़ाव आए, क्योंकि यह शीत युद्ध दो महाशक्तियों के यानी दो महाशक्तिय देशों के मध्य प्रमुखता से रहा। अतः जब वहां का नेतृत्व बदलता था तो ऐसे युद्ध के माहौल में या ऐसे कूटनीति में, विदेश नीति में परिवर्तन होने से स्वाभाविकता पूर्ण कुछ न कुछ उतार चढ़ाव या आपसी संबंध में कभी वैमनस्यता तो कभी मधुरता आती है। इन्हीं कारणों के आधार पर शीत युद्ध को 4 दशकों के दौरान प्रमुखता से 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ये 3 चरण में जो पहला चरण है वह प्रारंभिक दौर और बढ़ती शत्रुता के रूप में जाना जाता है, जबकि दूसरा चरण दितांत या तनाव शैथिल्य के नाम से जाना जाता है। तीसरे चरण को हम नव शीत युद्ध कहते हैं, जिसमें पुनः एक बार शीत युद्ध अपनी चरम अवस्था पर आता है। अब हम प्रारंभिक दौर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। शीत युद्ध का प्रारंभिक दौर ठीक द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न हुई स्थितियों के आधार पर प्रारंभ होता है, जब अमेरिका द्वारा परमाणु विस्फोट किया गया तो सोवियत संघ के प्रति अमेरिका ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। अमेरिका और सोवियत रूस का औद्योगिकीकरण और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना भी एक दोनों के सामने
एक प्रतिद्वंदिता के रूप में आ गया। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा साम्यवाद के अवरोध की नीति का पालन किया गया। यह नीति 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने लागू की और इस नीति के अंतर्गत ट्रूमैन ने ग्रीस और तुर्की को सैनिक आर्थिक सहायता प्रदान की। ग्रीस और तुर्की पश्चिमी यूरोप के देश हैं जिन पर साम्यवादी प्रभाव बढ़ता जा रहा था और साम्यवादी विचारों से प्रेरित गुट ग्रीस और तुर्की में अपने शासन को स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार ग्रीस और तुर्की जैसे देश एक गृह युद्ध में फंस चुके थे। अतः अमेरिका ने वहां पर अपने विचारों से पोषित या पूंजीवादी विचारों का समर्थन करने वाली शक्तियों को शासन सत्ता देने के लिए तथा साम्यवाद के प्रभाव से बचाने के लिए साम्यवाद की अवरोध की नीति के अंतर्गत ग्रीस और तुर्की को सैनिक आर्थिक सहायता प्रदान की। ट्रूमैन ने यहां तक कि कहा कि अमेरिका अधिनायकवादी शासनों के खिलाफ स्वतंत्र लोगों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और अमेरिका को वैश्विक पुलिसकर्मी के रूप में स्थापित किया। अर्थात अब ऐसी अंतरराष्ट्रीय राजनीति बन रही थी जिसमें अमेरिका कहीं भी अपनी वैश्विक पुलिसकर्मी के रूप में पहचान देते हुए हस्तक्षेप कर सकता है और उस हस्तक्षेप को साम्यवाद की अवरोध की नीति पर सही साबित करता है। इसी दौरान सोवियत संघ ने सन 1947 में मोलोटोव योजना लागू की, जिसके काउंटर में या प्रत्युत्तर में यूएसए ने 1948 में मार्शल योजना लागू की। अर्थात यह दोनों योजनाएं आपस में दोनों वैचारिक महाशक्तियों की प्रतिद्वंदता के फलस्वरूप थे और यह दोनों योजनाएं आर्थिक सहायता से संबंधित थी। अर्थात यह दोनों महाशक्तियां अपने गुटों में शामिल देशों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने गुट में शामिल करे रखना चाहती थी। 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु क्षमता हासिल कर ली तो अमेरिका ने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन जिसे नाटो कहते हैं NATO उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। तो सोवियत रूस ने प्रतिक्रिया स्वरूप वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट पर साइन किया और यह वार्सा संधि 1955 में आई। इसी दौरान कोरिया में एक हिंसक गृह युद्ध शुरू हो गया और जिसने एशिया में इन दोनों महाशक्तियों के लिए प्रतिद्वंदता का रास्ता खोल दिया। आप अमूमन जानते हैं कि कोरिया को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रूप में जाना जाता है। जहां नॉर्थ कोरिया साम्यवादी विचारों से पोषित है वहीं साउथ कोरिया पूंजीवादी विचारों से पोषित है। इसी दौरान समय चलता रहा, दोनों महाशक्तियां आपस में प्रतिद्वंदता के रूप में एक दूसरे के सामने रही, एक दूसरे के क्षेत्रों पर अपने विचारों को अपने वैचारिक क्षमताओं को आर्थिक शक्तियों को बढ़ाती रही। अमेरिका के यानी लैटिन अमेरिका के देशों में क्यूबा नामक एक देश
जहां पर साम्यवादी विचारों के अगुवा के रूप में फिदेल कास्त्रो का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है, ने साम्यवादी क्रांति करके शासन सत्ता स्थापित कर ली और वह सोवियत रूस के समर्थक रहे। सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त करने का यह अवसर अमेरिका के लिए एक संकट का विषय है। कहते हैं 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइलें तैनात की, जिससे कि अमेरिका एक भारी संकट पर इससे घिर चुका था। ऐसी स्थिति में 1962 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने तीव्र विरोध किया और उसके बाद शीत युद्ध में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसे भी हम आगे चर्चा करेंगे। किंतु यह बात सत्य है कि 62 का यह संकट दोनों महाशक्तियों को बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर ले आया। अध्यताओं इसके बाद हम आगे चलते हैं और शीत युद्ध के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे तनाव शैथिल्य या दितांत के रूप में जाना जाता है। तनाव शैथिल्य शब्द से ही यह प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि यह तनाव में शिथिलता ला रहा है। तनाव शैथिल्य, दितांत फ्रेंच शब्द है और जिसका अर्थ हिंदी में हम तनाव शैथिल्य के रूप में जानते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के शांतिपूर्ण समाधान ने शीत युद्ध में तनाव शैथिल्य का प्रारंभ किया। क्यूबा मिसाइल संकट तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति के विवेकशील निर्णयों के आधार पर टल गया, जिससे दोनों महाशक्तियों के मध्य एक मधुरता का संबंध स्थापित होने का आधार तैयार हुआ। यह काल या यह अवधि सन 1963 से लेकर लगभग 1970 के दशक तक चली और इस काल में आंशिक संधि प्रतिबंध संधि पीटीबीटी और एनपीटी यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 वाशिंगटन और मॉस्को के बीच हॉटलाइन सेवा, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 1972 का साल्ट समझौता, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिबरेशन ट्रीटी, लिमिटेशन ट्रीटी यानी सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता पर हस्ताक्षर होना और 1975 में हेलसिंकी शिखर सम्मेलन का आयोजन होना मुख्य घटनाएं थी। हेलसिंकी सम्मेलन तो एक ऐसे सम्मेलन के रूप में जाना जाता है जिसे शीत युद्ध को दफनाने के रूप में देखा गया है। यह सम्मेलन राष्ट्रपति निक्सन और अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के प्रयासों से संपन्न हुआ था। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता की श्रृंखला है जो सहयोग, सुरक्षा और मानव अधिकारों के 3 मुख्य मुद्दों से संबंधित था। यहां पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है, गैर बाध्यकारी समझौता। चूंकि जब 2 महाशक्तियां मधुरता की स्थिति में होती हैं तो मधुरता लाने के लिए कोई बाध्यकारी समझौता करना बड़ा मुश्किल होता है। अतः गैर बाध्यकारी समझौता एक चरण है जिसके बाद आप आगे
आपस में यदि आपके संबंध मधुर है तो आप स्वयं को बाध्य कर सकते हैं। इसलिए बाध्यकारी समझौता था जिसमें दोनों गुटों के 35 देशों ने हस्ताक्षर किए, किंतु चूंकि समझौता गैर बाध्यकारी रहा और जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि दोनों महाशक्तियों में नेतृत्व परिवर्तन होते रहे और नेतृत्व परिवर्तन के आधार पर विदेश नीति निर्णय भी परिवर्तित होते रहे, ऐसी स्थिति में जो मधुरता का जो काल था या जो रोमांटिक पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर था वह अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है और कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिससे हम शीत युद्ध के तनाव से खेलने से निकलकर नवीन शीत युद्ध या नव शीत युद्ध में प्रवेश कर जाते हैं। इन स्थितियों में अमेरिका का राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन, राष्ट्रपति फोर्ड, जिमी कार्टर, तत्पश्चात रोनाल्ड रीगन के द्वारा पुनः साम्यवाद और सोवियत रूस का विरोध करना रहा है। साथ ही साथ मानव अधिकार की सुरक्षा के आधार पर कहीं भी हस्तक्षेप करने का निर्णय लेना भी रहा है। और एक प्रमुख घटना इस दौरान हुई सोवियत संघ का अफगानिस्तान में प्रवेश करना, जिससे दितांत काल का पटाक्षेप कर दिया। आगे हम नवशीत युद्ध में काल में प्रवेश करते हैं। नवशीत युद्ध के प्रारंभ में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1981 में सोवियत संघ द्वारा पोलैंड में मार्शल लॉ लागू करना, 1983 में सोवियत संघ द्वारा दक्षिण कोरियाई जासूस विमान को मार गिराया जाना, अमेरिका द्वारा कैरेबियन देश ग्रेनाडा पर आक्रमण करना और इसी दौरान अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी होती है। 1987 में परमाणु हथियारों को समाप्त करने की इंटरनेशनल न्यूक्लियर रेनफोर्सेस संधि में होती है। जर्मनी एकजुट होता है और ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं जिन्होंने एक सकारात्मक माहौल भी पैदा किया। अर्थात कि जब अफगानिस्तान से सोवियत रूस 1989 में निकलता है, उसके ठीक 2-3 सालों की अवधि में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो नवीन शीत युद्ध को भी समाप्त करने का आधार उत्पन्न कर रही होती है। इन्हीं सब कारणों के बीच में शीत युद्ध के अंत की रूपरेखा तैयार हो रही होती है और हम शीत युद्ध के अंत की ओर अग्रसर होते हैं। अब अध्येताओं हम शीत युद्ध के अंत की बात करते हैं कि किस प्रकार यह शीत युद्ध अंत होता है या शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध की समाप्ति के लिए मुख्यतः सोवियत नेतृत्व द्वारा अपनाई गई नीतियां महत्वपूर्ण रही। सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति अपनाई गई। पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्गठन, अर्थात आर्थिक अड़चनों को दूर करना से संबंधित नीति रही है, जबकि ग्लास्नोस्ट अर्थात खुलापन, अर्थात राजनीतिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रही। इस नीति ने सोवियत संघ में बिखराव कर दिया। अंततः 1991 में सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव ने शीत युद्ध समाप्त करने का महान श्रेय प्राप्त किया और नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। अमेरिका विजयी हुआ और एकमात्र महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। फ्रांसिस फुकुयामा ने शीत युद्ध की समाप्ति को इतिहास का अंत कहा है
और विश्व एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ गया। अध्येताओं, यह अध्याय शीत युद्ध से संबंधित रहा है। इसके पश्चात नौ शीत युद्ध या शीत युद्धोत्तर काल आता है, अर्थात 1991 के पश्चात के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर अब का अध्ययन किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि शीत युद्ध के अंत के पश्चात अंतरराष्ट्रीय संबंध में किस प्रकार के रचनात्मक या सकारात्मक बदलाव हुए। शीत युद्ध की समाप्ति से अंतरराष्ट्रीय संबंध में कई परिवर्तन हुए। एक तो द्विध्रुवीय अवधारणा की समाप्ति हो गई, अर्थात दो ध्रुव, अर्थात एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर। अब यूएसए ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में जाना जाने लगा। नॉन अलायंस मूवमेंट भी कमजोर हो गया। 89 में जब बर्लिन की दीवार गिरी और जर्मनी का एकीकरण हुआ तो बहुत से पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के देशों में एक ऐसी भावना जागृत हुई जिसने कई देशों का एकीकरण किया। तो जहां 91 में यूएसएसआर का विघटन होने लगा तो वहां कई पश्चिमी पूर्वी यूरोपीय देशों में, साथ में लैटिन अमेरिकी देशों में, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में एक ऐसे विघटन का या एक ऐसी नेतृत्व के फलस्वरूप में बहुत से देशों का विघटन हुआ, विखंडन। साथ ही वार्सा पैक्ट की समाप्ति हो गई। बाल्टिक, पूर्वी यूरोप और मध्य एशियाई क्षेत्रों में कई नवोदित देशों का जन्म हुआ और 1990 के दशक में एक ध्रुवीय विश्व हो गया। शीत युद्ध के अंत के पश्चात का काल इसीलिए उत्तर शीत युद्ध काल या शीत युद्धोत्तर काल के रूप में जाना जाता है। इस शीत युद्धोत्तर काल में एक नई आर्थिक व्यवस्था का जन्म होता है और अंतरराष्ट्रीय संबंध आर्थिक संबंधों के आधार पर पुनर्जीवित होते हैं। उत्तर शीत युद्ध काल में अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में यदि हम जानना चाहें तो उसके लिए हमें पुनः शीत युद्ध के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानना होगा, क्योंकि इन घटनाओं के प्रभाव के फलस्वरूप ही शीत युद्धोत्तर काल में अंतरराष्ट्रीय संबंध में राज्यों के संबंधों ने आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डाला है। जैसे पहली घटना यूएसएसआर का विघटन ले ले। यूएसएसआर के विघटन के फलस्वरूप आपने देखा कि सोवियत रूस से विखंडित होकर उसके कई राज्यों ने नए देश स्थापित कर लिए। इन्हीं नए देशों की स्थापना से प्रेरणा प्राप्त करके बाल्टिक क्षेत्रों में और मध्य पूर्व एशिया में कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। दूसरा, जर्मनी का एकीकरण एक ऐसी घटना रही जिसने पुनः दो विचारधाराओं के आधार पर यदि क्षेत्र और लोग बटे हुए थे तो उन्हें एकीकृत कर दिया। साथ में शीत युद्ध के दौरान जो आर्थिक अंतर्निर्भरता थी उसने पुनः शीत युद्धोत्तर काल में यह स्पष्ट कर दिया कि अब देशों को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंध में आर्थिक अंतर्निर्भरता के आधार पर विदेश नीतियों का निर्माण करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और उत्तर शीत युद्ध काल की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। उत्तर शीत युद्ध काल की विशेषताओं में मुक्त बाजार और पूंजीवाद का प्रभुत्व स्थापित हुआ। जिन देशों ने आर्थिक विकास के लिए साम्यवाद और समाजवाद को अपनाया था उन्होंने पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समाजवाद या साम्यवाद के रूप में राजनैतिक विचार के प्रभुत्व का या राजनैतिक विचार की उपयोगिता का पतन यूएसएसआर के पतन के साथ ही हो गया।
दूसरी विशेषता थी लोकतंत्रीकरण का तीसरी लहर का आना। यह तीसरी लहर अमूमन इसलिए उपयोग की जाती है कि इस दौरान दुनिया के बहुत से ऐसे देशों में जहां लोकतंत्र नहीं था, वहां पर लोकतंत्र की अवधारणा, चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था लोकतंत्रीकरण को समर्थन करती है, अतः उदार लोकतंत्र दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में फैल गया। पूर्वी यूरोपीय देशों ने गुलाबी नीली क्रांति देखी और पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में अरब बसंत खिल गया, अर्थात अरब में क्रांति। कई देशों में चुनाव हुए और चुनाव के फलस्वरूप जनता द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिकरण आधार पर एक सरकार स्थापित हुई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। WTO के गठन ने एक नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा दिया। फलस्वरूप देशों के भी मध्य अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंसी या अन्योन्याश्रितता और आर्थिक संबंध बढ़े। अंतः व्यापार की वृद्धि ने राज्यों के बीच कठोर सीमाओं को नरम कर दिया, जिससे माल, पूंजी, मानव संसाधनों के मुक्त प्रवाह की अनुमति मिली। इसी दौरान गैर राज्यकर्ताओं का उदय हुआ। यह राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं और गैर राज्यकर्ताओं में हम मल्टीनेशनल कंपनीज, NGO यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रमुखता से लेते हैं, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस संगठन बहुत ही विश्वविख्यात हैं, जिन्होंने मानवाधिकार और पर्यावरण के लिए कार्य किया है। इन्होंने देशों की सीमाओं से हटकर, परे होकर संपूर्ण विश्व के लिए चिंता करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की लालसा दिखाई। बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय संबंध आज के उत्तर शीत युद्ध काल की एक विशेषता के रूप में जाने जाने लगे हैं। अंतर संबंधों में नए वैचारिक बिंदु विमर्श के लिए आए, जिनमें पर्यावरणीय मुद्दे, मानव स्थापन के मुद्दे भी सम्मिलित हैं। अर्थात उत्तर शीत युद्ध काल में अब पूंजीवाद या साम्यवाद की राजनीतिक विचारधारा समाप्त हो चुकी है और सिवाय आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक शक्ति के प्रभाव और प्रभुत्व के एवं वर्चस्व के राजनीति को समाप्त करके विश्व एक ऐसे समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है जो कि आगामी भविष्य के लिए जुड़ा है, जिसमें पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें मानवीय त्रासदी के रूप में जाने जाने वाले मानव स्थापन के मुद्दे हैं और एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपजी हुई बीमारियों के मुद्दे हैं, जिनमें बर्ड फ्लू, इबोला वायरस और कोरोना नामक वायरस या बीमारी से जुड़े हुए मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसी विशेषता में संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों को वृद्धि मिली। शीत युद्धोत्तर काल में संप्रभुता, राष्ट्रीय हित आदि की अवधारणाएं कमजोर। यह राजनीतिक विचारधाराएं हैं, राजनीतिक अवधारणाएं हैं जो अब शीत युद्धोत्तर काल में कमजोर हो रही है, क्योंकि शीत युद्धोत्तर काल एक नए मार्ग की ओर जा रहा है, एक नई यात्रा पर है,
की चर्चा अभी हम अगले अध्याय में करेंगे, और जहां पर आप पाएंगे कि किस प्रकार शीत युद्धोत्तर काल के में बदलते हुए परिवेश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध ने एक नया विचार विमर्श और एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाई। उत्तर शीत युद्ध काल के दौरान अंतरराष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दे भी रहे हैं, और इन उत्तर शीत युद्ध काल में निर्जातीयता और संघर्ष ये महत्वपूर्ण रहे। इस दौरान यूगोस्लाविया देशों में, पूर्वी यूरोप, अफ्रीकी देशों में, लैटिन अमेरिका देशों में निर्जातीय संघर्ष, इन निर्जातीय संघर्ष के फलस्वरूप बहुत से देशों में विखंडन हुआ। धर्म और संस्कृति प्रमुखता से प्रभाव डालने लगी। एक धर्मनिरपेक्ष बहुसंख्यक राष्ट्र राज्य की अवधारणा आलोचना का शिकार हो गई, जिसे सैमुअल पी हचिंगटन ने 1952 के अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में पूर्वानुमान के तौर पर यह निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि आगामी विश्व युद्ध या आगामी युद्ध सभ्यताओं पर आधारित होगा, संस्कृतियों पर आधारित होगा। अर्थात शीत युद्ध के बाद की अवधि में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पहचान की राजनीति एक प्रमुख मुद्दे के रूप में जानी जाती है। इसी दौरान उत्तर शीत युद्ध काल में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में या अंतरराष्ट्रीय विश्व पर इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद का उदय होता है, जिसने अफगानिस्तान में यूएसए और यूएसएसआर की नीतियों के फलस्वरूप जो सहायता प्राप्त करके सैनिक शक्ति के रूप में अपने धर्म का आवरण लेकर दुनिया में शांति के लिए एक खतरे के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया है। और इस दौरान इन आतंकवादी संगठनों में आपस में भी कभी कभी संघर्ष पाए जाते हैं, जिसमें हम तालिबान संघर्ष, अल-कायदा समूह और अन्य समूहों के नाम जानते हैं। अल-कायदा के द्वारा 9/11 की घटना, जॉर्ज बुश की आतंकवाद के खिलाफ घोषणा और अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया में नाटो का हस्तक्षेप के फलस्वरूप आईएसआईएस का जैसे संगठनों का उदय होना एक प्रमुख घटना के रूप में है। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अधिपति रवैया अर्थात वैश्विक पुलिसकर्मी की अवधारणा को पुनः एक बार वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करने का रवैया भी शीत युद्धोत्तर काल की प्रमुख घटना है या प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें 9/11 की घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोलना, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, और ईरान, इराक और उत्तर कोरिया को शैतान की ध्रुव कहना, साथ में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना, 1991 में खाड़ी युद्ध करना जैसी घटनाओं ने अमेरिका के एक दादागिरी वाले या अधिपति रवैये को सामने लाया। इसी प्रमुख मुद्दों में सतत विकास का भी मुद्दा शीत युद्धोत्तर काल में काफी तेजी से आज वैश्विक मंच पर विचार विमर्श का विषय है, जिसमें पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिसमें 1992 के रियो शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस जलवायु समझौते महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के संबंध में अपने विश्व पटल पर एक कॉन्शियसनेस या समैक्यता लाने का प्रयास किया। प्रवसन और मानव अधिकार से संबंधित मुद्दे भी शीत युद्धोत्तर काल के प्रमुख मुद्दों में रहे। अध्येताओं, इसके पश्चात हम शीत युद्धोत्तर काल में अध्याय 10 में दिए गए शक्ति के उभरते केंद्र के बारे में चर्चा करें।
नवशीत युद्धोत्तर काल में शक्ति के प्रकार और ध्रुवीयता की अवधारणा में परिवर्तन होता है और शक्ति के उभरते केंद्र भी स्थापित होते हैं। शक्ति अंतरराष्ट्रीय संबंध में यदि हम शक्ति के प्रकार को जाने तो यह कठोर और नरम शक्ति के रूप में विभाजित की गई है। कठोर मतलब हार्ड पावर एंड नरम मतलब सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर सैन्य गतिविधियों या सैन्य शक्ति से जुड़ी हुई पावर होती है, जिसमें अमेरिका का नाम हम प्रमुखता से लेते हैं, जबकि सॉफ्ट पावर में वह शक्ति आती है जो अपनी भौगोलिक संरचना, अपने क्षेत्र, अपनी संस्कृति, फिल्मों, मूल्यों, नैतिकता और ऐतिहासिकता के आधार पर अन्य राज्यों को प्रभावित करती है। इन्हें सॉफ्ट पावर कहते हैं, जो लॉबिंग के द्वारा अपने हितों को को प्रभावित करती है या मना सकती है, जिसे इस संकल्पना को जोसेफ नाई द्वारा 2004 में दिया गया है और भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता है, जिसके पास प्रवासी भारतीयों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्व में दी गई सेवाओं की शक्ति है। और इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस को स्थापित कराना, बॉलीवुड, भारतीय दर्शन भारत की नरम शक्ति के रूप में जाना जाता है। अब हम शक्ति को वैश्विक, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। शक्ति को वैश्विक, क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय शक्ति के रूप में वर्गीकृत करने का जो मुख्य आधार है वह यह है कि किस प्रकार और कितने क्षेत्र में यह शक्ति अपना प्रभाव डालती है। वैश्विक शक्ति संपूर्ण विश्व पे अपनी शक्ति का प्रभाव डालती है। इनके पास कठोर और नरम दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिसमें अमेरिका का नाम हम प्रमुखता से लेते हैं। केनेथ वार्ड जिनने ऐसी शक्तियों को महान शक्तियां कहा है और इनके लिए 5 आवश्यकताएं होती हैं, जो कि राज्य की जनसंख्या, क्षेत्र, संसाधन की उपलब्धता, आर्थिक उत्पादन और राजनीतिक स्थिरता के रूप में जानी जाती है। क्षेत्रीय शक्तियां जो कि वैश्विक क्षेत्रीय शक्तियों के समान ही होती हैं, किंतु एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। इनमें वह सभी लक्षण होते हैं जो वैश्विक शक्ति में प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जानते हैं। इनके निर्धारण में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति व्यय आदि आते हैं। ये क्षेत्रीय शक्ति सांस्कृतिक आधिपत्य की भूमिका भी निभा सकती है। भारत और ब्राजील को प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में माना जाता है। इसके पश्चात हम उप क्षेत्रीय शक्ति के रूप में चर्चा करेंगे। एक उप क्षेत्रीय शक्ति अपने पड़ोसी देशों पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रीय स्तर पर अपने प्रभाव का उपयोग करती है, जिसमें दक्षिण अमेरिकी, मध्य अमेरिकी और कैरेबियन क्षेत्र शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता की अवधारणा भी प्रमुखता से चर्चा का विषय है, और जिसमें अभी हमने आपको पूर्व में बताया कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात दुनिया एक ग्रुप में परिवर्तित हो गई, जिसे फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत कहा। और एक ग्रुपीय व्यवस्था शक्ति संतुलन की व्यवस्था का विरोध है। शक्ति संतुलन की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें 2 ध्रुव होते हैं जो आपस में शक्ति संतुलन रखते हैं, किंतु एक ध्रुवीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन की अवस्था नहीं रह जाती है, अर्थात यह इस सिद्धांत के खिलाफ है। एक ध्रुवीय व्यवस्था एक प्रभुत्वकारी व्यवस्था है। द्विध्रुवीय व्यवस्था 2 राज्यों के बीच शक्ति के वितरण या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में गुटों को इंगित करती है। शीत युग अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में द्विध्रुवीय व्यवस्था का अनुपम उदाहरण है, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर 2 महान शक्तियों के रूप में जाना जाता है। बहुध्रुवीय व्यवस्था शीत युद्धोत्तर काल की एक प्रमाणित या एक
मान्य अवस्था के रूप में, व्यवस्था के रूप में जानी जा रही है, जहां पर कई शक्तियां स्थापित हो चुकी है और बहुध्रुवीय व्यवस्था का उद्भव कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें आर्थिक विकास, तकनीक प्रगति, राजनीतिक प्रभाव और सैन्य पहुंच यह शक्ति के कई केंद्र बनाते। इस प्रकार आपने देखा कि शक्ति के केंद्र के आधार पर ध्रुवीयता की अवधारणा शीत युद्ध के बाद के समय में शक्ति के नए केंद्रों का उदय हुआ था। इन केंद्रों में राष्ट्र राज्यों के संघर्ष से लेकर गैर राज्यकर्ता तक शामिल रहे हैं और ऐसे देश नए केंद्रों के रूप में उभरे हैं जिन्हें उभरती हुई शक्तियां कहा जाता है, जिनके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या और पर्याप्त भूमि, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स के देश और एक एकल क्षेत्रीय शक्ति के आधार पर यूरोपीय यूनियन। चीन एक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। दुनिया की जीडीपी का लगभग 16% चीन के पास है और दूसरी सबसे बड़ी सैन्य क्षमता है। चीन की विस्तारवादी नीतियां पूंजीवादी देशों में, खास करके अमेरिका में, संशय और संदेह की स्थिति उत्पन्न करती है। इसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल तथा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तथा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे ने आज एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जिसमें चीन के इरादों को संशय की दृष्टि से देखा जाता है और अमेरिका के काउंटरिंग पावर के रूप में उभरने की यह शक्ति रखता है। साथ ही साथ यह एक आर्थिक महाशक्ति भी है। रूस शीत युद्ध के पतन के पश्चात एक महाशक्ति के रूप में तो नहीं उभरा, किंतु एक नवोदित शक्ति के रूप में है और आज यह दुनिया में के सबसे बड़े देशों में है, जिसके पास बहुत से प्राकृतिक संसाधन है, जिसपे लगभग संपूर्ण यूरोप आधारित है या आश्रित। भारत भी नवोदित या उभरती हुई शक्तियों के रूप में जाना जाता है और भारत को आज एक ऐसी शक्ति के रूप में अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में देखा जा रहा है जहां पर वह 21वीं शताब्दी का नेतृत्व कर्ता प्राप्त करने की स्थिति रखता है। मित्रों, अभी हमने चर्चा की थी कि शीतोत्तर काल की जो विशेषताएं थी, उन्होंने आगे चलकर ऐसी कौन सी अंतरराष्ट्रीय अवधारणा प्रस्तुत की या एक ऐसा परिदृश्य बदला, वह परिदृश्य वैश्वीकरण के रूप में जाना है। इस अध्याय में यह अध्याय 11 है जिसमें हम वैश्वीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण एक नवीन अवधारणा नहीं है, किंतु यह एक प्राचीन अवधारणा है, सदियों पुरानी अवधारणा है, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब यह है कि दुनिया एक विश्व है और अनादिकाल से मानव नई भूमि की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आता जाता रहा है साम्राज्य बनाने की तलाश में। परंतु वर्तमान में रेलवे, टेलीग्राफ, टेलीफोन, संचार, कंप्यूटर नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब आदि ने इस भौगोलिक सीमा को, भौगोलिक दूरी को बिल्कुल कम कर दिया है, जिसे हम वैश्वीकरण के रूप में जान सकते हैं। वैश्वीकरण की वर्तमान की चरण की शुरुआत की पहचान करने के लिए कोई विशेष स्थिति या नीति नहीं है, ना ही इसकी कोई निश्चित मानक परिभाषा, किंतु वैश्वीकरण वर्तमान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा अवश्य है जिसकी कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो कि राज्य नियामक बाधाओं को हटाकर राज्य की सीमाओं के भार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीयकरण की एक प्रक्रिया, अर्थात इसमें राज्य की सीमाएं लुप्त हो गई है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की नव उदारवादी समझ वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता है जिसने दुनिया भर के राज्यों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया है। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नेटवर्किंग का एक राजमार्ग बनाया जाना,
जिसने राष्ट्र राज्य की सीमाओं को लोगों से, वस्तुओं से, सेवाओं से, संस्कृतियों से, विचारों से, पूंजी और सूचना आदि के आंदोलन से पारगम्य बना दिया। अर्थात कहने का कि राष्ट्र राज्य की सीमाएं आज कठोर सीमाएं नहीं रह गई हैं और सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने दो विभिन्न विभिन्न देशों के लोगों को आपस में काफी करीबता से जोड़ दिया। कहा जाए तो वैश्वीकरण एक महानगरीयता की व्यापक अवधारणा है, जिसमें दुनिया एक ग्लोबल विश्व के रूप में या गांव के रूप में जानी, जहां वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वह यह है कि अब राष्ट्र राज्य एक्सक्लूसिव यानी अनन्यकर्ता नहीं है और इनके साथ अब अन्य कर्ता भी होते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज। अर्थात यह देखा जाए कि वैश्वीकरण ने एक नई विश्व व्यवस्था बनाई, एक ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें आज संप्रभुता और राष्ट्रीय हित जैसी अवधारणाएं कमजोर हो रही है और राष्ट्र राज्य की अवधारणाएं भी कमजोर हो रही है। मानव से संबंधित बहुत से ऐसे मुद्दे जो कि सतत विकास से जुड़े हुए हैं आज अंतरराष्ट्रीय विमर्श का विषय बन रहे हैं। यह वैश्वीकरण के फलस्वरूप हो रहा है। अतः वैश्वीकरण की विशेषताएं अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक नए विमर्श को उत्पन्न कर रही हैं, जिनको जानना आप सभी अध्येताओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम वैश्वीकरण के आयाम को देखें तो इन्हें हम आर्थिक वैश्वीकरण या राजनीतिक वैश्वीकरण, भू राजनीतिक वैश्वीकरण के आधार पर देख सकते हैं। आयाम का मतलब है कि कितने प्रकार या डिफरेंसेस। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया यानी आर्थिकता के आधार पर सीमाओं का करीब आना या दुनिया का करीब आना, दुनिया के देशों का करीब आना। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया को दो चरणों में देखा जा सकता है। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान शुरू हुआ था और दूसरा चरण सोवियत संघ के पतन के पश्चात शीत युद्ध के अंत के साथ शुरू होता है, जिसमें पूंजीवाद की विजय होती है। 90 के दशक के दौरान विकासशील देशों पर वॉशिंगटन कंसेशनस के रूप में संदर्भ नव उदारवादी नीति सामने आती है। मतलब कहने का यह देता हूं कि जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है, पूंजीवादी विचार स्थापित हो जाता है, तो एक ऐसा नव उदारवादी यानी पूंजीवाद से जुड़ा हुआ आर्थिक विचार, जिसे उदारवाद के नाम से जाना जाता है, उसका एक नया रूप नव उदारवाद स्थापित होता है, जिसने तत्कालीन विकासशील देशों में अपना प्रभाव जमा लिया है। और अब प्रभाव यह विकासशील देश इन नीतियों को मानने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं। साथ ही यह कहा जाए कि यह नव उदारवादी देश अब इन विचारों को मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि दूसरी विचारधारा समाप्त हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व बैंक इन नीतियों के व्यापक समर्थन करता रहे हैं और इन नीतियों में राजकोषीय अनुशासन, व्यापार का उदारीकरण, एफडीआई को बढ़ावा देना, विनियमन, सार्वजनिक व्यय में कमी करना, कर आधार को यानी टैक्स स्लैब को व्यापक बनाना, टैक्स रिफॉर्मेशन, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन यानी वित्तीय सुधारीकरण और निजीकरण जैसे सुरक्षा शामिल है। यानी ये वह शर्तें हैं जिन शर्तों के आधार पर अब नव उदारवादी देश या विकासशील देश अपनी आर्थिक नीतियों को तय करें। राजनीतिक वैश्वीकरण एक नया आयाम है, जिसमें संस्थानों के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। इसी तरीके से सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने दुनिया के देशों में के मध्य सांस्कृतिक रूप से संबंध स्थापित कर दिए हैं
और यह राष्ट्र राज्य की संप्रभुता पर भी प्रभाव डालता है। तो अध्येताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में नमस्कार।